हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे समकालीन भारत और शिक्षा की यूनिट सेकंड की बात करेंगे, जिसमें बातें होंगी भारत में स्वतंत्रता से पूर्वकालीन शिक्षा नीति के बारे में। जैसा आप सभी को पता है, भारत देश जब स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले हमारे देश की शिक्षा नीति क्या थी, उसी के बारे में आज यहाँ बात होगी। और जिस क्वेश्चन को हमने यहाँ रखा है, यह क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर फैक्ट की बातें हो रही हैं। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 101% डन है। यह क्वेश्चन आपके लॉन्ग में या शॉर्ट में आपको देखने को पहले ही पेपर में मिल जाएगा, बिकॉज आपका सबसे पहला ही पेपर यही है, समकालीन भारत और शिक्षा। तो पहला पेपर अगर अच्छा जाता है तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होती है और कहीं ना कहीं आगे के पेपर को भी आप बहुत अच्छा कर पाते हैं। हम आगे बात करेंगे, जैसा कि हमने कहा यूनिट सेकंड की बात करेंगे। यूनिट फर्स्ट की बात वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है इसके पहले ही, तो आज के इस वीडियो में हम सेकंड की बातें कर रहे हैं। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा ये है, मैकाले के विवरण पत्र ने भारत में शिक्षा के इतिहास को एक नई दिशा प्रदान की, आलोचना कीजिए। मैकालेस मिनट गिव अ न्यू डायरेक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, कमेंट। यही क्वेश्चन हम अथवा करके कह सकते हैं, भारत में आधुनिक शिक्षा लाने का श्रेय मैकाले को दिया जाता है। यानी कहा गया है कि जो हमारे देश में आधुनिक शिक्षा आई है उसका श्रेय कहीं ना कहीं मैकाले को दिया जाता है। इस पे आपको टिप्पणी करना है। तो यह आपका प्रश्न है और इस प्रश्न को आपको अच्छे से याद करना है। अगर इस वीडियो को आप वॉच कर लेंगे तो लगभग आपका पॉइंट्स तैयार हो जाएगा। अब देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन है मैकाले के विवरण पत्र के बारे में। आप सभी को बता दें, इस क्वेश्चन में टोटल फैक्ट है। यहाँ पर आप जो है सोचें कि हम बना के लिख लें एग्ज़ाम में, तो इम्पॉसिबल है। अगर मैकाले के विवरण पत्र के बारे में आपके क्वेश्चन आ गए और आपने इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है तो 100% डन है कि बच्चों आप वहाँ पर एग्ज़ाम में लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने इसके बारे में पढ़ा ही नहीं है। और इसमें आप क्या बना के लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनके विवरण पत्र की बात की जा रही है। तो यहाँ पर फैक्ट वाली चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें कम हैं, आपको याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, धारा आपको याद रहेगी, शन आपको याद रहेंगे, तो जो भी एग्ज़ामिनर होगा उसको पता चलेगा कि हाँ, बच्चे ने फैक्ट को याद रखा है। तो आप वहाँ लिखेंगे आगे चीज़ें, क्योंकि पढ़े रहेंगे, फैक्ट याद रहेंगे, तो कहीं ना कहीं किस बारे में बात हो रही है तो उनको आप वहाँ लिख पाएंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा और इसका आंसर अपने शब्दों में दे पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद ये डन है कि ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपको समस्या नहीं आएगी इस प्रश्न में, अगर आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, फैक्ट भी याद हो जाएंगे और चीज़ें भी आप अच्छा कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि यहाँ पर बोला गया है, मैकाले का विवरण पत्र। सबसे पहली बात ध्यान देना, 1835, यानी मैकाले का जो विवरण पत्र दिया गया ये 1835 में दिया गया। जून का महीना चल रहा है, जून के महीने से ही याद रखना, तारीख हमारी 10 जून थी। ठीक है, 9 तारीख का आपका एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किया गया आप सभी के। 10 जून को यहाँ की बातें हैं मैकाले के विवरण पत्र का। तो यहाँ पर कहा जा रहा है 10 जून सन 1834 को लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल को काउंसिल के कानून सदस्य के रूप में भारत आया। यानी लॉर्ड मैकाले भारत कब आया, ये क्वेश्चन आपका अथ लघुत्तरी में भी हो सकता है। 10 जून 1834 को आया। भारत में कब आया, 10 जून 1834 को आया। तो इस बात को याद रखना, 1835 में इसने विवरण पत्र दिया था, लेकिन इंडिया में जब इसने प्रवेश किया तो उस समय 1834 था और 10 जून को आया था, जो महीना अभी चल रहा है। 10 जून सन 1834 को लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल को काउंसिल के कानून सदस्य के रूप में, इस बात को भी ध्यान देना, काउंसिल के कानून सदस्य के रूप में भारत में आया। उस समय तक पाश्चात्य विवाद उग्र रूप धारण कर चुका था। वेंटिंग का विश्वास था, जो वेंटिंग थे उनका विश्वास था कि मैकाले जैसा विद्वान ही इस विवाद को समाप्त कर सकता था। अब देखो, ये जो लाइनें हैं आप बड़े आराम से लिख लेंगे जब आप पढ़े रहेंगे कि भाई लॉर्ड मैकाले 10 जून 1834 को आया, काउंसिल के कानून सदस्य के रूप में भारत में आया। तो जाहिर सी बात है वो इसीलिए आया ताकि यहाँ पर जो विवाद उठे हैं उस विवाद को वह समाप्त कर सके, तो इसीलिए उसको यहाँ पर आना पड़ा। तो वेंटिंग का विश्वास था कि मैकाले जैसा विद्वान ही इस विवाद को समाप्त कर सकता है। अब आगे लिखा है यहाँ पर, इस विचार से उसने मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा नीति का सभापति नियुक्त किया। जो वेंटिंग थे, इसी उद्देश्य थे, मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा नीति का क्या किया, सभापति नियुक्त किया। अब इस बात को भी ध्यान देना, कहीं ना कहीं बंगाल में जो लोक शिक्षा नीति चल रही थी उसका सभापति किसे नियुक्त किया गया, मैकाले को नियुक्त किया गया। फिर उसने मैकाले से सन 1813 की आज्ञा पत्र की धारा, मतलब ये पुरानी बातें हो रही हैं, वो तो आया 1834 में, 1835 में उसने अपना विवरण पत्र दिया, लेकिन जो बातें हो रही हैं यहाँ पर, फिर उसने मैकाले से सन 1813 की आज्ञा पत्र की धारा 49वीं धारा याद रखना, और सन 1813 का आज्ञा पत्र याद रखना कि सन 1813 की आज्ञा पत्र की धारा 49वीं की धारा में अंकित 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने की विधि
तथा अन्य विवादग्रस्त विषयों के संबंध में कानूनी सलाह देने का अनुरोध किया। मतलब 1813 के जो आज्ञा पत्र था 49वीं धारा में अंकित था 1 लाख रुपए। उस पर जो भी विवाद थे उन विवादों को सुलझाने के लिए उसने जो है कहीं ना कहीं मैकाले से कानूनी रूप से सलाह मांगा कि आप जो है अपने हिसाब से इसका सलाह दीजिए। उन्होंने अनुरोध किया, इसका मतलब एक तरह से सलाह मांगा कि ये जो विवाद है इस पे क्या आपका विचार है, क्या विचार विमर्श आप इस पे करते हैं। तो उसने समिति के मंत्री को राज्यवादी और प्रतिवादी दलों के वक्तव्य को मैकाले के समझ उपस्थित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा भाई जो 1813 का आज्ञा पत्र था, धारा 49वीं धारा में अंकित 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने की जो विधि है, अन्य विवादग्रस्त जो विषय हैं के संबंध में आप सलाह देंगे और कहीं ना कहीं समिति के मंत्री को राज्यवादी और प्रतिवादी दलों के वक्तव्यों को मैकाले के समक्ष उपस्थित करने का आदेश भी दिया। ठीक है, ये बातें यहाँ पर हो गई। तो कहीं ना कहीं 10 जून 1834 को मैकाले भारत आता है। वेंटिंग ने यह विश्वास जताया कि अगर मैकाले जैसा विद्वान आएगा तो कहीं ना कहीं जो विवाद उठे हैं इन विवादों को वह जो है क्या करेगा, समाप्त कर सकेगा। और इन्होंने क्या किया, उस समय बंगाल का जो लोक शिक्षा नीति होती है उसका सभापति नियुक्त किया। और जो 1813 का आज्ञा पत्र था उसकी धारा 49वीं में जो भी चीज़ें लिखी गई थी उस पर कहीं ना कहीं सलाह मांगा गया और एक समिति गठित की गई है और समिति के मंत्री को राज्यवादी और प्रतिवादी दलों के वक्तव्यों को मैकाले के समक्ष उपस्थित करने का आदेश दिया गया। तो ये मैकाले का विवरण पत्र है। आगे हम लिखेंगे 43वीं धारा की व्याख्या। जो 43वीं धारा थी उसकी व्याख्या यहाँ पर करेंगे क्योंकि आप सभी को पता है अब यहाँ पर जो बातें होंगी 43वीं धारा की व्याख्या होगी। मैकाले का जो विवरण पत्र था उसमें उन्होंने क्या किया, सन 1813 की आज्ञा पत्र की 43वीं धारा निम्नलिखित प्रकार से व्याख्या की है। 1813 के पत्र की 43वीं धारा, जो 1813 के आज्ञा पत्र था उसकी 43वीं धारा को निम्नलिखित से उन्होंने व्याख्या किया कि भाई इसकी व्याख्या क्या है। साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं अपितु तो अंग्रेजी साहित्य भी सम्मिलित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लिटरेचर के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें केवल अरबी और संस्कृत ही नहीं रहेंगे, अरबी संस्कृत के साथ साथ कहीं ना कहीं अंग्रेजी को भी शामिल किया जाएगा। अब ये फैक्ट है, इस फैक्ट को जब आप याद किए रहोगे तो आप एग्ज़ाम में बड़े आराम से लिख लोगे कि भाई उन्होंने क्या किया, जो 1813 का 43वीं धारा था उसका उन्होंने व्याख्या किया मैकाले ने। और उन्होंने क्या कहा कि भाई जो साहित्य शब्द हैं इसके अंतर्गत हम केवल अरबी और संस्कृत को नहीं रख सकते हैं बल्कि हम अंग्रेजी को भी इसमें शामिल करेंगे। और जो 1 लाख रुपए वाली बात थी उसके बारे में 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने इसके बारे में कहा कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि है इसको व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वह इस धनराशि को अपने इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार से व्यय कर सकते हैं। ये भी अच्छी बात है। आगे उन्होंने कहा भारतीय विद्वान मुसलमान मौलवी और संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान भी हो सकते हैं। जैसे कि आप समझिएगा, ठीक है, भारतीय विद्वान मुसलमान मौलवी होते हैं, संस्कृत के पंडित होते हैं, इनके अलावा उन्होंने कहा अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान भी हो सकते हैं। तो इन्होंने 3 फैक्ट दिया। सबसे पहला, केवल अरबी और संस्कृत के अलावा बल्कि अंग्रेजी को भी साहित्य में शामिल किया जाए। 1 लाख रुपए सरकार व्यय कर सकती है, कोई प्रतिबंध नहीं है। और भारतीय विद्वान में जो मुसलमान मौलवी और संस्कृत के पंडित होते हैं इनके अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का भी विद्वान हो सकता है। तो 43वीं धारा की व्याख्या आपको बड़े अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और इस प्रश्न को मैं बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। मैकाले का शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत क्या है। निस्यंदन अर्थात छानने की प्रक्रिया। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम ध्यान व्यय करना चाहती थी। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम व्यय धन करना चाहती थी। अतः उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। कौन? मैकाले ने। उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शिक्षा का नियोजन केवल उच्च वर्गों के लिए किया जाए। उनके जो भी सिद्धांत थे उस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि शिक्षा का जो नियोजन है केवल उच्च वर्गों के लिए किया जाए, क्योंकि शिक्षा इन वर्गों के व्यक्तियों से छन छन कर स्वयं ही निम्न वर्गों के व्यक्तियों तक पहुंच जाएगी। सोचो, अगर आप एक बार सुन रहे होंगे, हमारा वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको याद करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। बस आप सुनते रहिए कि इन्होंने क्या कहा अपने निस्यंदन सिद्धांत में। इन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वो केवल उच्च वर्गों में दिया जाए, उच्च वर्गों के माध्यम से वो छन छन के निम्न वर्गों के व्यक्तियों तक अपने आप पहुंच जाएगी। अब वो जैसा भी सिद्धांत था लेकिन उनके ये विचार थे, तो हमें इन चीज़ों को याद करना पड़ेगा। फिर लिखा उन्होंने, इस सिद्धांत का अर्थ का स्पष्टीकरण करते हुए
आर्थर मेहू ने कहा, एक और भी विद्वान थे, उन्होंने कहा, आर्थर मेहू ने कहा, शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके जनसाधारण तक पहुँचने थी। लाभप्रद ज्ञान भारत के सर्वोच्च वर्गों से बूंद बूंद था, यहाँ पर बूथ नहीं है, बूंद बूंद करके नीचे टपकना था। उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने उसी की बस व्याख्या कर दी कि उन्होंने जो मैकाले ने कहा था उसी बात को उन्होंने अपने शब्दों में कह दिया कि उनका कहने का मतलब यही है कि शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके जनसाधारण तक पहुंचनी थी और लाभप्रद ज्ञान भारत के सर्वोच्च वर्गों से बूंद बूंद करके नीचे टपकना था। तो उन्होंने मैकाले के जो शब्द थे उन्हीं शब्दों को अपने शब्दों में डिफ़ाइन किया कि मैकाले ने जो कहा है उनका कहने का मतलब बस यही इतना सा है। तो ये कहीं ना कहीं बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं हम लोग। इस सिद्धांत के समर्थक कौन कौन थे? जैसा कि आप सभी को पता है, समर्थक भी होते हैं और विरोध करने वाले भी होते हैं। तो समर्थक जो थे इसके, ईसाई मिशनरी मुंबई के गवर्नर की काउंसिल के सदस्य थे, फ्रांसीसी कंपनियों के संचालक थे और मैकाले थे। ये लोग इसके समर्थक थे कि हाँ, ये जो सिद्धांत हैं ये सारे सिद्धांत सही हैं और हम इनका समर्थक करते हैं। तो इनके समर्थक थे। बेंटिंग द्वारा विवरण पत्र का संस्कृति 1835। बेंटिंग ने अपना जो विवरण पत्र दिया 1835 में, उन्होंने क्या कहा? लॉर्ड विलियम, और इनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग का विवरण पत्र 1835 क्या है। इसके बारे में भी आपको यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, इसके बारे में भी आप ले सकते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मैकाले का विवरण पत्र में व्यक्त किए गए सभी विचारों का अनुमोदन किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? उन्होंने जो भी अपना विवरण पत्र दिया मैकाले ने, उनके व्यापारों का, उनके विवरण पत्र का, मैकाले के विवरण पत्र का इन्होंने क्या किया? अनुमोदन किया। फिर 7 मार्च सन 1835 को एक विज्ञप्ति दी। उसने सरकार की शिक्षा नीति को इन शब्दों में घोषित किया। उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का जो फोकस था वो अपने सब्जेक्ट को ही लेके था। ठीक है, ये अंग्रेजी पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे थे। स्वतंत्रता के पहले इनका जो पूरा फोकस था वो अपने सब्जेक्ट को ही लेके था। इन्होंने यही कहा कि शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए किया जा सकता है। इस विज्ञप्ति ने कंपनी की शिक्षा नीति में अचानक परिवर्तन करके भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नया मोड़ दिया। एन सिक्चेरा ने शब्दों में, इस विज्ञप्ति ने भारत में शिक्षा के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि उन्होंने मतलब फाइनली यही कहा था बेंटिंग ने कि भैया जो है जितने भी धन हम व्यय करते हैं शिक्षा में वो कहीं ना कहीं सिर्फ अंग्रेजी सब्जेक्ट के ही लिए किए जाएं। उन्होंने इस बात को कहा। और एक विद्वान थे एन सिक्चेरा, जिन्होंने अपने शब्दों में इसी विज्ञप्ति को कहा कि भारत में शिक्षा के इतिहास का एक नया मोड़ दिया। मतलब उन्होंने कहा कि यह भारत की शिक्षा के इतिहास में एक नया मोड़ है। यह उस दिशा के विषय में जो सरकार सार्वजनिक शिक्षा को देना चाहती थी निश्चित किया। तो ये कहीं ना कहीं बेंटिंग द्वारा विवरण पत्र था। आई होप कि आप सभी को पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने अच्छे से डिफ़ाइन करने की कोशिश की। हमने पूरे क्वेश्चनों में बहुत सारे पॉइंट्स को अभी छोड़ रखा है। आपके पास बुक्स होंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। फाइनली हमारा मेन मकसद था कि हम मैकाले का विवरण पत्र आपको समझा सकें, लॉर्ड बेंटिंग के विवरण पत्र को समझा सके। एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छा लगा तो शेयर भी ज़रूर करिएगा, दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद।